नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ड्रेनेज, अपवाह। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. लुक एट द फिजिकल मैप. You will be noticed that small streams flowing from a different direction comes together to form the main river, which ultimately drains into large water bodies such as lake or a sea or oceans. The area drained by a single river system is called a drainage basin. देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको पहले। अब देखें, जो ड्रेनेज होता है वो होता है, वो किसी भी एक नदी के जो है नदी को मतलब नदी को दिखाएगा, नदी की प्रक्रियाओं को दिखाएगा, एरिया को दिखाएगा। हम यदि एक मैप को देखते हैं, फिजिकल मैप को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर देख लें आप, एक मेन रिवर है ये बीच वाली, और इसके अलावा इसमें क्या है, ये बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज आकर क्या इसमें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये जो एक तो मेन रिवर होती है, इसके अलावा इसमें क्या जो स्ट्रीम्स आकर मिल रही हैं या अन्य नदियाँ मिल रही हैं, आप उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद है लास्ट में क्या है, देखो कहीं ना कहीं जाकर ये सी में या ओशियंस में कहीं ना कहीं आपको ये विलीन होती चली जाएंगी भाई। और एक जो ड्रेनेज सिस्टम क्या है, बेसिन क्या होता है, एक नदी है, एक नदी जो सिंगल रिवर कह सकते हैं, जैसे कि एक रिवर सिस्टम कहेंगे, जैसे एक ये नदी होगी, ये होगी, ये होगी, स्ट्रीम्स होगी, इसके अंदर ये एक रिवर सिस्टम हो गया। तो ये जो जहाँ तक इसने एरिया क्या है, जहाँ तक ये एरिया ड्रेन कर रही है, उस एरिया को ही क्या कहा जाता है, हमारा ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। ठीक है, a closer observational map will indicate that any elevated area such as the mountains or an upland separated through drainage basin such as upland is known as the water divide. इसके अलावा यदि आप देखेंगे ना, तो एक ऐसा उच्च भूमि हो सकती है, यानी कि एक ऐसी ऊंची भूमि जो दो ड्रेनेज बेसिन को क्या करती है, आपकी अलग करती है। देखो यहाँ पर देखिए, हमारे पास है कि भी एक ड्रेनेज बेसिन ही हो गया और एक ड्रेनेज बेसिन ही हो गया हमारा अलग से। तो इसको अलग करने वाली ये जो भूमि है, उच्च भूमि यानी कि हाई क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, एलिवेटेड लैंड है जो, इसको ही हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइडर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण पर्सन हैं आप लोगों के लिए भी। अमेजन है सबसे बड़ा विश्व का ड्रेनेज बेसिन क्रिएट करती है। भारत में क्या है, गंगा नदी सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन क्रिएट करती है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय टू ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू द टू मेजर ग्रुप्स. यदि हम भारतीय अपवाह तंत्र की बात करें पूरे की, इसी को क्या दो भागों में बांटा जाता है, और वो दो है भारत के जो प्रमुख जो रिलीफ फीचर्स हैं, यानी कि उचावच है, जो स्थलाकृतियों की बात करेंगे, जिसमें जो पहली स्थलाकृति हमारी हिमालय है और दूसरी पेनिनसुलर है। तो उसी बेस के ऊपर हमने क्या कर दिया, इनको दो भागों में बांट दिया कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं हमने हिमालयन रिवर कह दिया, और जो पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती हैं वो पेनिनसुलर रिवर के अंदर आती हैं अभी। Apart from the originating from the two major physiographical region of India, the Himalayan and the Peninsular river are different from each other in many ways. देखिए, हम यदि बात करें कि भी जो ओरिजिनेट होता है इन दो क्षेत्रों से, क्या अलग अलग क्षेत्रों से निकलती हैं, इसीलिए क्या है इनमें आपको एक और विषय इस जो है इनके अंदर क्या विशेषताएं भी क्या आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा। देखिए, मोस्ट ऑफ दी हिमालयन रिवर्स आर पेरिनिवल. सबसे पहला डिफ्रेंशिएट तो यही है कि भी ये क्या होती हैं, एक 12 मासी होती हैं, सदामासी होती हैं. इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. द रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल एज द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ पर जो हिमालय की नदियाँ हैं 12 मासी होने का कारण क्या होता है कि यहाँ पर इनमें क्या सारा साल क्या है पानी रहता है. उसके भी रीज़न है क्योंकि ये क्या करता है, रेनफॉल रिसीव करता है अच्छी मात्रा में। इसके साथ साथ वहाँ पर जो स्नो है वो पिघलती रहती है धूप निकलते ही, और क्या है वो माउंटेन्स में से पिघलने के बाद क्या है सीधी क्या है हमारी इन पे हमारे के लिए क्या है पानी के स्रोत के रूप में आती है, और नदियाँ क्या है 12 मासी के रूप में चलती रहती हैं. टू मेजर हिमालयन रिवर आर द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ टू द माउंटेन रेंजेस. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेक्स गोर्ज. उसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ पर जो हिमालय की नदियों में इंडस और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं, दो प्रमुख हैं जो आपको अपना क्या है यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो माउंटेन्स को काट कर गोर्जों का निर्माण करते हैं, गहरी खाइयाँ बनाते हैं. द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. एक और डिफ्रेंशिएट क्या है कि भी जो कोर्स होता है, यानी कि जहाँ ये जिस प्रकार से हमने बेसिन की बात की थी, कैचमेंट एरिया होता है जहाँ तक वो रिवर क्या अपना पानी जो क्या करती है वो अपना प्राप्त करती है. तो इसमें क्या हिमालय की रिवर आपको क्या देखने को मिलेंगी कि उसका जो शुरुआती समय से लेके सोर्स और जो लास्ट है सी में जब वो विलीन हो जाती है, तो वहाँ तक जो इसका कोर्स है वो बहुत बड़ा होता है अभी.
They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of the silt and sand. The middle of the lower course, these rivers form meanders, oxbow lakes, and the many other depositional features in their floodplains. They also have well-developed deltas. देखो यहाँ पर जो समझाने वाली बात है कि भाई ये देखो, ये जैसे नदी होती है, ये आपको नदी दिखाई गई है इस प्रकार से। तो नदी का एक शुरुआत होती है, जैसे मैंने आपसे बात कर चुका हूँ, माउथ जो हमारा सोर्स होता है, और एक जहाँ पर ख़त्म होती है, हमने बात की थी, उसको माउथ कहते हैं। तो नदी की जो कल्पना किसके समान की गई है, एक मनुष्य के जीवन के रूप में की गई है। जब शुरुआती समय में बाल्यावस्था होती है, फिर हम क्या हो जाते हैं, युवावस्था में आते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं, प्रौढ़ावस्था में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी होती है नदी की भी। तो 3 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं, तो तीनों में आपको अलग अलग विशेषता मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर क्या इरोजनल वर्क करेगी, यहाँ पर डेपोजिशनल वर्क वो आपको देखने को मिलेगा भाई बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये जो आपको जो बताया गया है कि भाई यहाँ पर इरोजनल और जो वर्क करती है वो अपर कोर्स के अंदर करेगी, यानी कि जब वो क्या होगी, शुरुआत में होगी, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में अपर्दन आपको देखने को मिलेगा। और अपर्दन करेगा तो साथ के साथ वो सैंड और सिल्ट को भी लेके आएगा। इसकी बात करें यदि हम नीचे की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पर क्या है, रिवर एक मेंडर्स का निर्माण करती है, ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। ये इसके अलावा क्या अलग प्रकार की जो अन्य प्रकार की डेपोजिशनल जो फीचर्स हैं, जैसे फ्लड प्लेन की बात है, और सबसे लास्ट में डेल्टाओं का निर्माण करती है। अब हम शुरू से देखते हैं कि स्थलागिरती को। सबसे पहले आती है मेंढर। मेंढर क्या होता है कि जब नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो इस प्रकार से सांप की तरह चलती रहती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर मेंढर कहते हैं। समय के साथ साथ रिवर मेंढर है, अब हमने बात की कि सैंड और सिल्ट लेके आती है। तो ये सैंड सिल्ट क्या है, कई बार इस प्रकार से जमा होने लग जाता है, और जो नदी का जो मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है, और नदी क्या है अपना रास्ता अलग से बना लेती है। तो उसके बाद क्या है, ये जो एरिया होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपस में अलग कट जाता है और एक लेक के रूप में विकसित होता है, जिसको हम ऑक्सबो लेक्स कहते हैं भाई। इसके अलावा क्या फ्लड प्लेन्स भी इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे कि जैसे नदी होती है, नदी क्या करती है, अपने बैंक्स की तरफ ओवरफ्लो कर देती है। जैसे पानी होता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, और जो सैंड या सिल्ट लेके आई हैं इनको पास में डिपॉजिट कर देता है, इससे क्या फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है। और सबसे लास्ट में जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको डेल्टा कहते हैं, कि जब नदी है बहुत सारी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में हमारी डिवाइड हो जाती है। जैसे मैं आपको पहले कन्फर्म कर चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ कि एक तो नदी में आके मिल रही हैं, उसको क्या है हमारी क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज़। और जब एक स्ट्रीम में थे क्या अलग पार्ट हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ कहते हैं। तो जो है डेल्टा का निर्माण क्या है कि अंतिम स्टेज में नदी के जब समुद्र में विलीन होने वाली है तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या डेल्टा क्या फॉर्म होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल्स एज देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन द रेनफॉल. During the dry season, even a large river have reduced flow of water in their channels. The peninsular river have shorter and shallow course as compared to their Himalayan counterparts. However, some of them originate in the central highland and flow toward the west. Can you identify two such large rivers? Most of the rivers peninsular Indian ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवार्ड द बे ऑफ बंगाल. देखिए यहाँ पर जो आपसे बताने का प्रयत्न आगे कि भी जो हमारे यहाँ पर जो लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर है ना, वो क्या करती हैं, सीजनल हैं सारी की सारी। यानी कि जैसे ही हमें क्या देखने को मिलेगी कि भाई बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद क्या है कि भी आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या पानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे ही क्या बारिश अगर नहीं हुई तो क्या उसमें क्या पानी की मात्रा आपको कम देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरी बात है कि भी जिस प्रकार से जो हमने बात की कि भी क्या हिमालय के कंपैरिजन में क्या ये कम गहरी होती हैं। जैसे अब जैसे कम पानी है तो सीधी सी बात है अपर्दन भी उसका क्या हो जाएगा, वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नदी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो उसके अपर्दन करने की क्षमता भी उसी प्रकार से क्या है बढ़ती चली जाती है, और वो सैंड सिल्ट को क्या उसी बड़ी मात्रा में क्या अपने साथ क्या लेकर बहाव के लेके जा सकती है। तो इसी प्रकार से जो ये होता है इनका जो स्वेलो कोर्स होता है, यानी कि क्या की गहराई आप कह सकते हैं, आपको कम देखने को मिलेगी। जो कैचमेंट एरिया था वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि सम रिवर्स क्या करती हैं और सेंट्रल हाईलैंड से फ्लो करते हैं, मतलब ओरिजिनेट होती हैं और वो वेस्ट कोस्ट की तरफ चली जाती हैं, जिसमें क्या हम कह सकते हैं नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं। इसके बाद क्या है भारत की जो है रिवर जो पेनिनसुलर क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं वो क्या है ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवार्ड द बे ऑफ बंगाल। वेस्ट घाट से शुरू होते ही वो कहाँ पर चली जाती हैं, वो हमारी बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आज हम एक रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आज इंडस वाटर के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात है इंडस वाटर सिस्टम।
The major Himalayan river are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These rivers are the long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributary may be called a river system. देखो हमारे यहाँ पर हिमालय में इंडस है, ब्रह्मपुत्र और गंगा, तीन प्रमुख जो मेजर हमारे क्या है रिवर सिस्टम में देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है ये बहुत लंबे होते हैं और बड़ी बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको देखने को मिलेगी। और एक जो रिवर होती है हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक नदी और उसके अंदर क्या है अन्य प्रकार की उसकी सहायक नदियाँ मिलकर क्या है एक रिवर सिस्टम का नाम निर्माण करते हैं। तो हम इंडस के बारे में पढ़ते हैं। द रिवर इंडस राइज इन द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट टू एंटर इंडिया इन टू द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे लिए जानने वाली बात है कि इंडस कहाँ पर ओरिजिनेट होती, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास, मैंने आपको बताया हूँ। उसके बाद क्या है कि भी भारत में क्या लद्दाख में एंटर होती है। इट्स फॉर्म है पिक्चर्स क्यू गोर्ज इन दिस पार्ट, और एक यहाँ पर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। सेवलर ट्रिब्यूटरी द झास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा ज्वाइन एट द जम्मू कश्मीर रीजन। उसके बाद है क्या इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें झास्कर है, नुब्रा है, श्योक है और हुंजा है। ये सारी सारी कश्मीर रीजन के अंदर से एंटर होती है। द इंडस फ्लो थ्रू द बल्तिस्तान एंड गिलगित एंड एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटोक। The Satluj, Byas and Ravi and Chelai and the Jhelum join together to enter the Indus near मिठानकोट in the पाकिस्तान। उसके बाद क्या है कि भी कुछ और नदियाँ हैं, जैसे इंडस फ्लो कहाँ करती है, बल्तिस्तान और गिलगित क्षेत्र से क्या है शुरुआत होती हुई क्या है ये फिर अटोक के अंदर से निकलती है, और क्या है इसके अंदर क्या सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब नदियाँ और झेलम ज्वाइन करती हैं कहाँ पर, मिठनकोट में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीच द अरेबियन सी कोस्ट ऑफ द कराची। उसके बाद लास्ट में क्या है कराची के पास अरेबियन सी के अंदर ये चली जाती है भाई। The Indus Plain has a very gentle slope with a total length of 2900 किलोमीटर। The Indus is one of the longest river of the world। तो इसकी जो लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली 2880 है किलोमीटर लेंथ है इसकी, और प्रमुख जो लंबी नदियों में से एक मानी जाती है विश्व में। A little over a third of the Indus Plain is located into the India state of जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड रेस्ट इन पाकिस्तान। देखो बहुत बड़ा हिस्सा क्या है इसका, वो सारा का सारा पाकिस्तान के अंदर रहता है। हमारे यहाँ पर ये कम मात्रा में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो दूसरी बात है भी ये पाकिस्तान में जाकर ये आपको उसमें मिल जाती है। ठीक है, इसके लिए क्या हमें अलग अलग नदियाँ देखनी पड़ेंगी, जैसे कि भी हमारी सबसे पहली नदी क्या है कि भी इंडस है। हम देखेंगे मानसरोवर लेक से शुरू होती है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर में क्या है हमारे यहाँ एंटर होती है और 2880 किलोमीटर की लेंथ है। फिर हम देखेंगे झेलम है, पीर पंचाल जो श्रेणियाँ वहाँ से निकलती है और 725 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। फिर हम बात करेंगे चेनाब की, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है वहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद 960 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। फिर हम देखेंगे रावी है, वो भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, जिसकी जो लेंथ है 720 किलोमीटर है। उसके बाद ब्यास देखेंगे, ब्यास है हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से निकलती है जो 470 किलोमीटर है। उसके बाद सतलुज है, सतलुज क्या है हमारी वही है मानसरोवर लेक्स के पास क्या राक्षस ताल एक जगह जहाँ से निकलती है और 1440 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो इस प्रकार से क्या आपसे ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। According to the regulation of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by the Indus River system. The water is used for the irrigation in Punjab, Haryana and the southern and the western part of Rajasthan. उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जो 1960 में थी, जिसके तहत क्या भारत इस वाटर सिस्टम का क्या 80% जो है पानी पाकिस्तान करेगा और 20% कौन करेगा, वो भारत करेगा। ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ इसके बारे में कि भी जो ऊपर वाली जो 3 नदियाँ होती हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इंडस है, उसके बाद आएगी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये जो ऊपर वाली 3 हैं इनका 80% ऐसे माना जाता है कि वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, फिर 20% भारत, इसका 80% भारत यूज़ करता है, उसका 20% पाकिस्तान को दिया जाता है। फिर भी आपकी बुक में ओवरऑल लिखा हुआ था, आप एनसीईआरटी में ओवरऑल की बात करेंगे कि भाई ओवरऑल 80% क्या है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% वो हमारा भारत यूज़ करेगा भाई। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि भाई मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई ये जो ट्रीटी थी वो बहुत समय पहले हुई थी, 1960s में हुई थी। हम इसके क्या है कि हम इसको तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो संबंध है हमारे और जो पाकिस्तान के साथ हैं वो अच्छे संबंध न होने के कारण क्या है जो प्रक्रियाएँ इस प्रकार से चलती रहती हैं। पाकिस्तान भी हर बार क्या है अपने मुद्दे को उठाकर वहाँ UN में कोशिश करता है कि भारत ने हमारा पानी रोक लिया।
ठीक है। जबकि मैं आपको इसके बारे में बताया था कि कोई ऐसी कंट्रीज़ मैंने तो विश्व में आज तक सुनी नहीं कि उनके वहाँ से फ्लो करता वाटर वो पानी यूज कम कर रहे हैं और आगे वाली कंट्री है वो ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं।